प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का अपना टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर ढंग से बोले तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स है सर्कुलर मोशन, और एक डायनेमिक्स के हिसाब से रोटेशनल डायनेमिक्स है। जहाँ बात करें कोई भी जगह काइनेमेटिक्स हो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन को ध्यान से बोलें तो इसमें 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जिसको मिला के इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं रेट, RAT, रेट। रेट मतलब यहाँ पर R से रेडियल, A से एक्शियल और T से टेंजेंशियल। ज़्यादा एक्सेस की बातें होगी हमारी रोटेशनल डायनेमिक्स में, जहाँ एक्स से रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो, टॉर्क हो या मोमेंटम हो, सब कुछ का रेफरेंस कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्स रोटेशन। वहाँ 2 ही सेंस होते हैं, या तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन में ले जाएं तो एक्सेस हमेशा जो भी सर्कुलर मोशन का पाथ है उसके हमेशा होती है परपेंडिकुलर। अगर XY प्लेन है तो Z डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे बनाया जाए तो आप ये देखो कौन कौन से वेक्टर टेंजेंशियल है, कौन कौन से रेडियल है और कौन कौन से एक्शियल है। 2 एक्शियल कभी आपस में नहीं हो सकते परपेंडिकुलर। तो वो जो प्लेन आपका होगा XY है कि YZ है कि ZX है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगी कि एक्स से रोटेशन क्या है। तो पहली बात तो ये, जब यह डायरेक्शन की बात हो रही है तो या फिर भी वो बोलूँगा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो भी आप डायग्राम बनाओ ताकि आपको अपने आप वो दिख जाए एक्सेस क्या है। और अगर हम दोनों को मिला के बोले तो इसमें ब्रैकेट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो, आपको वहाँ पे रेडियस को R बोला है कि डायमीटर को R बोला है, लेंथ किसी भी मान लीजिए कोई लैमिना है, कोई स्क्वायर है, कोई कह दीजिए रोड है, उसकी लेंथ को L बोला है कि 2L बोला है, एज को क्या बोला है, A बोला है कि 2A बोला है। तो अगर आप ब्रैकेट तरीका लगाओगे तो कभी से मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन का थॉट तो आपको मालूम है। प्लेन के लिए कंसेप्ट है, बिल्कुल अप्लाई करने में अगर आपने ब्रैकेट का ध्यान रखा तो एक बार में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। और जहाँ ब्रैकेट ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा और जल्दी मिल जाएगा, और फिर बाद में वहाँ नेगेटिव मार्किंग पक्की होगी। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं हमारे नीट के हिसाब से इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2021 में दोनों मिला के 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, दोनों मिला के 2 तो आते ही हैं। इस बार दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं 5 में ही। कैसे हैं क्वेश्चन जरा देखिए। और जो मैंने एक्सेस की बात बोली उसको अपन यहाँ पे अपना करने का तरीका फास्ट लेके चलेंगे। तो बच्चों अपने पास 2 पार्ट हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन पे पहले बात करते हैं। इसमें कुछ भी स्टार्ट करें आपको मालूम है यहाँ पे मेन नीड होती है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक आपको चाहिए अभिकेंद्री बल जो टुवर्ड सेंटर की ओर क्या लग रहा है। अब यहाँ पे आते कभी आपके पास वेट है, कभी फ्रिक्शनल फोर्स है, कभी नॉर्मल रिएक्शन है जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट होता है, या कह दो नो डाउट कभी स्ट्रिंग में टेंशन है, कभी स्प्रिंग है। तो आपको कुछ रटनी नहीं है, आप केवल 2 पार्ट बना लीजिए। सर्कुलर मोशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो हमें किस पे ध्यान देना है, और अगर वर्टिकल प्लेन में हो रहा है तो किस पे ध्यान देना है। अब कितना सिंपल तरीका आप बना सकते हो, mg हमेशा होता है वर्टिकल डाउनवर्ड। इसलिए जहाँ भी सर्कुलर मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर mg एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसको हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, यानी उसके कंपोनेंट नहीं करने। अभी आप देखना एग्जाम्पल जो भी आएंगे, फिर कोई और होगा जो काम करेगा टूवर्ड्स सेंटर की ओर फोर्स देने के लिए, क्योंकि प्लेन कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो टूवर्ड्स सेंटीमीटर इसका मतलब वो वेक्टर क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, जबकि वर्टिकल क्या होता है mg। तो आपका बन गया जितने भी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपको mg को कभी रिजॉल्व नहीं करना। अब उल्टा कह दो, अगर जितने भी एग्जाम्पल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे रिजॉल्व ही हमेशा mg को करना है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हो रहा है और mg क्या होता है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो आपको mg को रिजॉल्व करना है। आप किसी भी समय देख सकते हो स्ट्रिंग को हमने वर्टिकल प्लेन के हिसाब से किसी चीज़ को बांध के घुमाया, टेंशन ले रहा है, लेकिन mg लगातार इसमें वर्टिकली रोल कर रहा है, इस पर रिटार्ड भी कर रहा है, एक्सलेट भी कर रहा है। तो आप देखना वहाँ mg कंपोनेंट करोगे। आपके लिए कोई चीज़ कॉन्टैक्ट है, कोई सर्कुलर आपके पास मान लीजिए वर्टिकल प्लेन में एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कोई चीज़ कॉन्टैक्ट के अंदर घूम रही है, ठीक है, सर्कस में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन mg क्या है वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब अलग अलग एंगल पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और सेंटर की ओर जो लग रहा है वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन mg हमेशा क्या है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वहाँ पे भी आपको mg को रिजॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने लिए कह सकते हो हमने डिवाइड कर लिया और अपने क्वेश्चन को आराम से अपना बना लिया, 2 स्टेप का बना लिया। सबसे पहले देखेंगे किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg को छेड़खानी नहीं करनी, वर्टिकल प्लेन में mg को रिजॉल्व करना है।
और उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है जो काम करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स अभी केंद्रीय बल की तरह, और उसके बाद देखेंगे अगला स्टेप क्या है, हमसे क्या पूछा है, कोई कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम की है तो हम आराम से चले जाएंगे। जहां फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है या वो क्या काम कर रहा है, और लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज़ को ऑबे करता है, उसके हम क्वेश्चन को आराम से चेक भी कर सकते हैं फ्रेमिंग एल है कि सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन, कैसा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। A particle moves in circular describe equal angle equal times, जैसे बोला इक्वल एंगल इक्वल टाइम्स, इसका स्पीड क्या हो गई कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर, वो कांस्टेंट नहीं। हाँ लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया जो कि स्पीड है कांस्टेंट हो गया, तो रिमेन्स कांस्टेंट गलत, चेंज इन मैग्नीट्यूड गलत, चेंज इन डायरेक्शन ओके गलत। ये तो आपका स्टैंडर्ड स्टार्ट ऐसे होता है सर्कुलर मोशन का। और यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है अपन ये समझ ही लें, यहाँ 3 डायरेक्शन है। अगर इस प्लेन को मान लो एक्स वाई प्लेन, तो मेरे लिए ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे मान लो सपोज वाई को बता रही है, ये डायरेक्शन मान लो एक्स को बता रही है, और ये डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जेड को बता रही है। तो जितने भी आपके एंगुलर वेक्टर्स होते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर कहीं हो, अब यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो भी एंगुलर होते हैं, आगे आप चले जाओ रोटेशन में अल्फा भी होगा, टॉर्क भी होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है, वो सब एक्चुअल वेक्टर्स हैं, ठीक। और जो यहाँ पे टेंजेंशियल है वो वेलोसिटी वेक्टर होता है, और ये आपके लिए रेडियल है, अंदर चले जाओ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तो आप देख सकते हो कि कोई भी आपस में परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकते, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, जहाँ पेयर बन जाए वो हो सकता है परपेंडिकुलर। तो एक क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, अगला देखिए जरा। ये बोल रहा है कांस्टेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जो वेलोसिटी की क्या है परपेंडिकुलर है। बस आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया, ये दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। ये क्या होती है पावर, यानी पावर क्या हो गया जीरो, पेन चलता जाएगा, पावर जीरो यानी वर्क क्या हो गया जीरो। वर्क जीरो का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से चल रहा है ना पेन, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर वर्क जीरो तो इसका मतलब डेल्टा के भी क्या हो गया जीरो, डेल्टा के जीरो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब एफ और वी आपस में हमेशा क्या हो परपेंडिकुलर। पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रल एक्सेलरेशन, ये नाम दे दिए। ओहो ठीक है साहब, हमको मालूम इसमें क्या क्या हो सकते हैं परपेंडिकुलर। कभी भी आपका ओमेगा अल्फा दोनों एंगुलर हैं, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो सेम एंगुलर है। और फिर हम जो हो सकते हैं कि ये रेडियल होता है, ये टेंजेंशियल होता है, अपन तो एक नाम दे दो रेट, RAT रेट, रेडियल एक्शियल टेंजेंशियल। रेडियल टेंजेंशियल आपस में परपेंडिकुलर, एक्शियल रेडियल आपस में परपेंडिकुलर, एक्शियल टेंजेंशियल आपस में परपेंडिकुलर। ये मैं केवल वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। अब कौन किसका है देख सकते हो, पेयर देखो कौन सा, जहाँ बोला ये दोनों परपेंडिकुलर यही गलत हो गया क्योंकि दोनों एक्शियल हैं। इसका मतलब ये जहाँ आ रहा है वो तो गलत हो गया, बी आ रहा है ये गलत, बी आ रहा है ये गलत, बी आ रहा है ये गलत, मेरा आंसर ये हो गया। अब अगर चेक भी करना हो तो वैसे देख लो, ये दोनों हो सकते हैं परपेंडिकुलर, ये एक्शियल है ये टेंजेंशियल है, हो सकते हैं परपेंडिकुलर, ये टेंजेंशियल ये रेडियल हो सकते हैं परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर एक्शियल और ये रेडियल हो सकते हैं परपेंडिकुलर। अपना कितना सिंपल तरीका हो गया, हम इसको आराम से डायरेक्शन कौन सी क्या होती है उससे रेट नाम दे दिया, सर्कुलर मोशन को कह दीजिए ये है रेडियल डायरेक्शन, ये एक्शियल डायरेक्शन। रेडियल में आपका चलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर, इधर एक्शियल में आपका चलता है जितने भी एंगुलर हैं ओमेगा, आगे बोलो तो अल्फा, आगे बोलो तो टॉर्क, और आगे बोलो तो लीनियर मोमेंटम, जिसको जे से बता सकते हैं कभी एल से बताते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये टेंजेंशियल का मतलब वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंशियल पहले लिख दें। टेंजेंशियल और ये हमारा हो गया वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर। अब आप कोई सा भी पेयर बनाओगे आराम से कर सकते हो डायरेक्शन के हिसाब से एज ए वेक्टर। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं लेके चल रहा हूँ सब थियोरेटिकल चीज़ को ढंग से समझना, कोई रटना मत।
अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ए ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड, जैसे बोला स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। एज द मोटरसाइकिल गोज अप ऑन द ओवरब्रिज, ठीक है साहब, मान लो ये पोजिशन ए दे रखी है, सदाबहार हमको मालूम है mg वर्टिकल डाउनवर्ड, कौन से प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में। अभी जो मैंने शुरू में बोला था इसका मतलब रोल किसका होता है, रोल ही mg का होता है, और जहाँ mg का रोल होगा इसका तो मुझे mg के कंपोनेंट करने होंगे। ये लाइन वर्टिकल मान लीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg, दो फोर्स हो गए। ये अगर थीटा मानता हूँ तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो गए आपस में पैरेलल। ये लाइन वर्टिकल है और mg की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होती है, वर्टिकल। अब mg के ही कंपोनेंट करने हम अपना दिमाग कितना आसान हो गया कि मुझे mg से ही बात करनी है, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा। यहाँ स्पीड ऑफ कांस्टेंट चल रही है तो इस पॉइंट ए पे लिखूंगा अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से, तो मुझे मालूम है नॉर्मल रिएक्शन ए यहाँ पे जब आएगी कैसे, mg कॉस थीटा माइनस एन ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस को मान लो r। यहाँ से मेरा एक जनरल जवाब हो गया, एन ए इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो mg कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन r। अब केवल आपको देखना है जैसे जो ऊपर जा रहा है थीटा कम हो रहा है, ठीक है, थीटा अगर कम हो रहा है तो कॉस थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब ये चीज बढ़ रही है। अब जरा इसको देखो, यहाँ v कांस्टेंट, r कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इसका तो ये चीज क्या कांस्टेंट है, तो mg कॉस थीटा, थीटा के साथ क्या हो रही है, तो कांस्टेंट होगी वैल्यू। उसके हिसाब से आप b पॉइंट पे अगर चले जाओ, जब थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है कॉस थीटा क्या हो रहा है, थीटा अगर कम हो रहा है तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज़ बढ़ रही है, इसका नॉमिनेशन बढ़ेगी, और बढ़कर जब थीटा हो जाएगा 0, कॉस थीटा हो जाएगा मैक्सिमम 1, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम इस पॉइंट पर, यानी कि नो डाउट पहले तो बोलूँगा मैक्सिमम होगी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ। तो ये तो जवाब सीधा सा हो गया कि एन बी की जो वैल्यू मैक्सिमम है तो ए से तो ज़्यादा होगी। और आपने इसको समझ लिया दो तरह से, एक तो मैंने एम जी के कंपोनेंट किए क्योंकि वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, और दूसरा एम जी कॉस थीटा में थीटा कम होता जा रहा है तो कॉस थीटा बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये तो पार्ट कांस्टेंट है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। चारों ऑप्शन देखने चाहिए फिर भी। A simple pendulum is oscillating without damping when the displacement of the bob is less than maximum। इसका मतलब मीन पोजीशन अगर मान लो सपोज को ये एक्सट्रीम है तो उससे कुछ और इधर, ताकि कुछ स्पीड हो जाए, क्योंकि एक्सट्रीम पे तो आपको मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन अगर मैं, तो वहाँ तो स्पीड होती है 0, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अगेन मान लीजिए सस्पेंशन पॉइंट, देखो एंगल थीटा, बस पेन चालू हो जाएगी एम जी, देखा वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, इसका एम जी कंपोनेंट करने मेरे को, ये थीटा, पेन चलता चला जाएगा, एम जी कॉस थीटा, टेंशन ये टी, एम जी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली, यानी कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी में होगा। देखते हैं जरा, अब देखिए इस जगह स्पीड अगर मैं v मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है इस बॉब के हिसाब से नेट अनबैलेंस फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, जो कि पॉइंट सस्पेंशन है, वो मैं लिखने में आ जाएगा t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे v मान रहा हूँ तो एम वी स्क्वायर अपॉन, और जो r है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के हिसाब से l रख दिया। अब देखिए ये चीज़ है, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ नेट t माइनस एम जी कॉस थीटा किधर लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, नेट लग रहा है इधर की, और t माइनस एम जी कॉस थीटा, इन दोनों का अनबैलेंस तो दिखा दिया मैंने ब्लू से, t माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा है। तो इस समय इस बॉब पर नेट फोर्स क्या होगा, दिख रहा है डायरेक्शन के हिसाब से, ये मेरा इस समय डायरेक्शन आ जाएगा, और कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इधर, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, इसको अगर मैं f बोल दूँ तो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो मेरा पहला जवाब ये गलत, ये गलत। अब इन दो में देखना है, दिख रहा है मेरे को, अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट भी कर दूँ तो ये मेरा एम जी साइन थीटा, ये मेरा एम जी कॉस थीटा, टी के हिसाब से टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि जवाब मेरा यही होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, केवल रिजल्टेंट फोर्स देखना है। इस डायरेक्शन में टी माइनस एम जी कॉस थीटा अनबैलेंस फोर्स,
टी माइनस एम जी कॉस थीटा अनबैलेंस फोर्स इधर की ओर है, रिमेनिंग टेंजेंशियल एम जी साइन थीटा इधर की ओर है, ये अनबैलेंस फोर्स दोनों मिलकर राइट एंगल है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका मतलब कुछ इस तरह का जवाब जाएगा। इंपॉर्टेंट, रटना कुछ नहीं है। तो अभी जितनी बात हुई इसमें से एक क्वेश्चन आपका इस बार इंतजार कर रहा है, जरा आ जाएं इसके लिए। मैं यहाँ मार्क कर दूँ, ये 1A से लेके 1E तक जो मैंने कवर किया है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 2024 में इंतजार कर रहा है, पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। मिनिमम स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट, इसका जवाब तो खटाक आपको मालूम है, लेकिन फिर भी इसको मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। अभी तो आपको मालूम है जवाब क्या होगा, उठ जी यार, पीक P, बॉटम B, यहाँ पे अंडर रूट जी आर, मल्टीपल 1 है, यहाँ पे रूट 5 जी आर, मल्टीपल रेडिकल में 5 है। ध्यान देना 5 1। कभी अगर यहाँ पे बात कर लें तो ये आप कभी भी कैलकुलेशन करोगे, अभी मेरे पे विश्वास करो, ये आ जाएगा 3। अभी हम अगर टेंशन की बात लेके चलें, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे 6 mg, यहाँ पे नो डाउट मिनिमम 0 और यहाँ पे 3 mg। ये पोजीशन है टेंशन के हिसाब से मैक्सिमम की, स्पीड के दोनों मैक्सिमम, यहाँ पे दोनों चीज़ मिनिमम, टेंशन मिनिमम और स्पीड मिनिमम। हमारे क्वेश्चन तो हो गया। अब अगर कुछ भी हमको पूछा जाए तो हम क्यों बारी बार सॉल्व करें, हम यहीं से हर चीज़ को सॉल्व कर देंगे। जरा देखना एक धांसू ट्रिक। पहले अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे एक पोजीशन बॉटम, एक है हॉरिजेंटल, इसको मैं हॉरिजेंटल बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस समय स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो गई, और यहाँ पे कह दो पीक के हिसाब से पी, पी मतलब पी के ध्यान रखना, टॉप को मैं नहीं बता सकता क्योंकि टेंशन का टी कंफ्यूज कर देगा। रेडिकल में 5, यहाँ पे 3, यानी कितना कम हो गया 2, फिर यहाँ से 3, यहाँ पे 1, तो फिर 2 कम हो गया। इसका जब भी यहाँ से जाएगा 2 कम होगा। अगर यहाँ 7 होता, अब कंडीशन होती जनरल कंडीशन, क्रिटिकल नहीं कहलाती। यहाँ 7, 2 कम करो मन में, 5, 2 कम करो 3, खत्म। कभी भी आपसे रेशियो पूछे निकाल सकते हो। टेंशन पे आ जाइए, यहाँ पर 6 mg, यहाँ पे 3 mg, यहाँ पे 0 mg, मल्टीपल 6, 3 कम हुआ 3 mg, फिर 3 कम हुआ 0 mg। ये आपका बन गया। ये हमेशा दोनों में एक रिलेशन बन गया। टेंशन पूछे तो 3 से कम करो, फिर 3 से कम करो। स्पीड पूछे रेडिकल में 2 से कम करो, 5 से 3 और 3 से 1। अगर यहाँ होता 10, यहाँ होता 2 कम करो 8, यहाँ होता 6। कहीं यहाँ दे दे तो उल्टा भी चल सकते हो, यहाँ हो जाए 5 तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 5 तो यहाँ हो जाएगा 3। रेडिकल चल रहा है मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ यहाँ टेंशन 10 mg है, 3 कम करो 7 mg, फिर 3 कम करो 4 mg, तो आप उसके बाद एक जनरल केस के हिसाब से कैसा भी क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो। ये तो चल रहा था क्रिटिकल, जो रिजल्ट आपको मालूम है। कभी भी आपका आ जाए तो आपको वहाँ पर मुँह जवानी कैसे करना है हमको मालूम है। जब भी क्वेश्चन होगा ये हमारे मैक्सिमम की पोजीशन होगी। जनरल केस में भी यहीं पे टेंशन मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अगर मैं कह दूँ इस जगह स्पीड 9 GR है तो इस जगह क्या हो गया, अंदर मैंने बोलो 2 कम 7 GR, फिर करो 2 कम √5 GR। तो हमारे स्पीड में रेडिकल साइन के अंदर जो भी अंदर है उसको 2 से कम कर दो। अगर मैं और इसको बोलूँ रेडिकल साइन के हिसाब से, तो रेडिकल साइन में 2 से कम कर दो। और टेंशन की बात करें तो जो mg का मल्टीपल है उसको 3 से कम कर दो बस। अगर यहाँ मैं टेंशन बोलूँ इस समय, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 10 mg है, मान लीजिए, वो तो अपने आप होगा क्योंकि इससे वो जुड़ा होता है, तो ये 3 कम करो 7 mg, फिर 3 कम करो 4 mg। अब इस केस में आपसे पूछ लिया जाता T मैक्स माइनस T मिनिमम क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो आपको सीधा आंसर लिखना है, कभी T मैक्स अपॉन T मिनिमम का रेशियो क्या है वो निकालना, तो भी आराम से कर सकते हो। तो ये आपका तरीका स्टैंडर्ड बन गया। 2-3 बार अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। इन दोनों का रिलेशन होता है नो डाउट। अभी देख रहे हो यहाँ पे 5 इधर 6 है, इसलिए मैंने 9 लिखा तो 10 लिख दिया, एक बढ़ा के लिख दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन
टेंशन का दे तो भी आपको खटाक से करना है, स्पीड का दे तो भी खटाक से करना है, और अगर आपको मान लीजिए क्रिटिकल का दे तो रिजल्ट आपको मालूम ही है। रात को अगर 2 बजे पूछे तो नींद में वही जवाब निकलना चाहिए जो आपने याद कर रखा है क्रिटिकल का। आगे देखें, द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द, ठीक है साहब म्यू दे दिया, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम, कई बच्चे इसको देख के घबरा जाए, मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा, हंसते रहिए, आप तो क्वेश्चन को चेक कर लेना कि फ्रेमिंग सही कि नहीं। आगे बढ़े, कार कैन बी ड्राइवन राउंड ए कर्व रेडियस, आपका करा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बस इतना सा बोलूँगा, इस समय हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, इसका मतलब mg का रोल नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ही देगा, क्या रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स देगा। कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड मान लेता हूँ v, रेडियस मान लेता हूँ r, तो ये तो लिखने में हो गया रिक्वायर्ड fcp, कौन दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है। जैसे ही बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg का रोल नहीं, इसलिए हमको ध्यान नहीं देना उस पर, तरीका बना लिया अपन ने। अब आप बोलोगे हम इस कंडीशन को हमेशा जानते हैं कि ये हमेशा लिमिटिंग से रिलेशन रखता है। अब पेन चालू कर दीजिए, ये किसके बराबर, mv²/r, हंसता हुआ चेहरा रखिए, आपका करा हुआ क्वेश्चन लेके तो भी आप चेक करोगे कि स्पीड यहाँ मैक्सिमम पूछेगा कि मिनिमम पूछेगा, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो फ्रेमिंग सही है कि नहीं, ये देख लेना। ये हमारा होगा म्यू mg, आप समझ गए होंगे वर्टिकल के हिसाब से n बैलेंस करेगा mg को, यहाँ से m से m गया तो मेरा हो गया v² लेस इक्वल टू म्यू rg, तो v लेस इक्वल टू म्यू rg का अंडर रूट, वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। अब इसको देखो, ये मैक्सिमम पूछता कि मिनिमम पूछता, आप चेक कर लो। अगर ये मिनिमम लिख देता, ये नहीं आपने स्टार्ट कर दिया, आप फ्रेमिंग चेक कर लेते, जो भी मैं सॉल्व करूंगा मेरा ये साइन बता रहा है या तो ये v जो आ रहा है सॉल्व होने पर इससे कम हो या मैक्सिमम इसके बराबर हो, वापस देखना, या तो इससे कम हो क्योंकि लेस, या फिर मैक्सिमम इसके बराबर हो। इसका मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम करके पूछ सकता है, अगर मिनिमम करता तो क्वेश्चन इसका फ्रेमिंग गलत हो जाती। यानी आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग को चेक कर लिया और अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर म्यू आर जी। क्वेश्चन के हिसाब से आपको म्यू दे रखा है 0.25, जिसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, रेडियस दे रखी 40 और जी को दे रखा है इन्होंने कितना 10, दिख रहा है 4 इंटू ये 10, 10 इंटू 10 100 का अंडर 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे अपन, लेकिन अपन ये चेक कर लिया कि इस वर्ड से हम नहीं घबराए, हम ये चेक करें कि फ्रेमिंग सही है कि नहीं। इसलिए आपने इस तरह से स्टार्ट किया कि फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज़ को हमेशा फॉलो करता है, और वो इस समय क्या दे रहा था, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, अभी केंद्रीय बल दे रहा था, वहाँ से स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन छोड़ दिया। क्वेश्चन भी आपका नो डाउट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम उसमें समझना चाहते थे कि इस वर्ड से हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फ्रेमिंग चेक कर सकते हैं, ठीक, मेक इट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉम मास, ग्राम, ध्यान रखना कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। वर्टिकल सर्कल रेडियस, वर्टिकल इसका मतलब mg का रोल है, mg का रोल है, अगर एंगल के हिसाब से बात होगी रिजॉल्व करना होगा। 1 मीटर ओके आर रेडियस, 10 rpm रेवोल्यूशन पर मिनट 6 डिवाइड करना है ताकि पर सेकंड हो जाए। टेंशन स्ट्रिंग वेन द स्टोन एट लोएस्ट पोजीशन, इसका तो अभी थीटा का रोल नहीं है, ठीक है साहब। कटाक से मान लीजिए ये इसके लिए सस्पेंशन पॉइंट, लेंथ का काम कर रहा है, रेडियस mg नीचे, टेंशन ऊपर, रिक्वायर्ड फोर्स T माइनस mg, नो को थीटा वीटा खत्म। अगर किसी एंगल पे होता तो करते, अभी तो लोएस्ट पे पूछा है, लोएस्ट पोजीशन को LP लिख दो, तो बस अभी cos 0 बोल सकते थे, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू ओमेगा फॉर्म में चल रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर L होता ना, mv²/L, उसको लिख दिया v इज इक्वल टू ओमेगा L के हिसाब से। यहाँ पे मैं जब लिखे रहा तो cos 0 बोल देता हूँ, चलो जनरल फॉर्म में, तो T माइनस mg, थीटा 0 इस समय लोएस्ट के हिसाब से, m ओमेगा² L। तो जब तक मेरे को T के हिसाब से बाकी राइट हैंड साइड की हर चीज़ वैसे नहीं मिलेगी, मैं अभी डेटा पुट नहीं करूँगा, m कॉमन आ गया, ओमेगा² L प्लस g। अब मैं करूँगा व्हाट इज़ m, 900 ग्राम, तो कन्वर्ट किया इसको 900 इंटू 10 की पावर -3 kg। ओमेगा क्या बन गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 1/6, ओमेगा क्या होता है 2πf, 2π इंटू 1/6 यानी कि π/3, π/3 का स्क्वायर π²/9 इंटू L कितना 1 प्लस ये g,
पाई स्क्वायर को 9.8 ये भी है, इसको मैं जी बोल सकता हूँ अभी यार न्यूमेरिकली। तो ये मेरा हो गया, ये तो हो गया 9 इंटू 10 की पावर -1। पाई स्क्वायर को बोला मैंने जी अपॉन जी, नहीं ये तो 9 है, सॉरी 9 है जी प्लस जी, तो ये हो गया मेरा 9 इंटू 10 की पावर -1 10 जी अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, कुल मिलाकर मेरा आ रहा टेंशन का जवाब ये 10 की पावर -1 इंटू 10 जी, यानी कि कुल मिला के जी, समझ गए जी, यानी कि 9.8 न्यूटन। अब बताओ क्या कैलकुलेशन करी मैंने, शुरू से रख के नहीं चलना चाहिए। जब आपको मालूम पड़, जब टी निकालना है तो राइट हैंड साइड पे जब आपको लगा कि अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि पाई स्क्वायर को लिखा 9.8, तो मैं अलग से क्यों सॉल्व करूँ, पाई स्क्वायर को लिखा जी लिख दिया मैंने, ये 10g/9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और जवाब मेरा सीधा आ गया टी बराबर जी। जी मतलब वैल्यू कितनी, 9.8, यूनिट क्या, न्यूटन। बच्चों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में आप समझे कि मैंने लास्ट में जाके डेटा रखा है, तो बस आपको ये आदत डालनी चाहिए, शुरू से न्यूमेरिकल डेटा डालना चालू मत कर दो। जब आपको लगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ निकालनी वो आ चुकी है और राइट हैंड साइड पे आपके सब अब नोन पैरामीटर, फिर आप प्रॉपर रूप से रखिए। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, जो भी करना है ध्यान से करिए, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A ball suspended by thread swings a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position, extreme पे स्पीड क्या होगी 0 and lowest position equal, जो बोला करें। और आप देख रहे हो इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं, इसका क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड है और बाद में आपको इसको एक स्टैंडर्ड MTR करना पड़ेगा। पहले इसको जरा अपन समझें। सस्पेंशन पॉइंट, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे स्पीड 0, अगर ये थीटा जो हमको बाद में निकालना है, ये थीटा वर्टिकल प्लेन में हमको मालूम है कंपोनेंट mg के करने पड़ते हैं, mg cos थीटा, इधर टेंशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे t तो बैलेंस कर mg cos थीटा को, रिमेनिंग क्या रहेगा, ये रह गया। और जब भी कोई आपका फोर्स उस m हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन। तो यहाँ तो t बैलेंस कर mg cos थीटा को एक्सट्रीम पर, उससे अपने को मतलब नहीं, लेकिन यहाँ रह गया कितना एक्सेलेरेशन, mg sin थीटा का हटा दो m, तो रह गया g sin थीटा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा इतना जवाब तो हो गया कि ये तो हो गया g sin थीटा, एक पोजीशन तो हो गई। अब आ जाओ दूसरी पोजीशन। इस जगह आपको मालूम है टेंशन टुवर्ड सस्पेंशन पॉइंट mg इधर, और मान लो ये स्पीड को इसकी v है, तो आप लोएस्ट पोजीशन को अगर LP बोलूँ तो यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर LP क्या हो गया, t माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो मैं बोलूँगा mv स्क्वायर अपॉन l इज इक्वल टू t माइनस mg। यूँ कह दो ये नेट फोर्स है तो इज इक्वल टू ma, t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। इसका मतलब मेरा यहाँ पर ये जो v स्क्वायर अपॉन l है ये बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लोएस्ट पोजीशन पर v स्क्वायर अपॉन l। अब इसको निकालना होगा, ये थीटा फॉर्म में है, इसको भी लाना होगा थीटा फॉर्म में, इतना सा करना है। तो ज़रा देखते हैं इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अभी से स्टैंडर्ड तो मान लो करा हुआ है, तो आपको आंसर याद रखना ही है, और बेहतर अगर उसको बाद में MTR करना। अभी आंसर ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आंसर ये नहीं है, MTR करना है। जैसे मैंने भी याद रख रखा है तो आपको भी याद रखना है। मैं भी टिक कर दूँ कि आंसर को ये नहीं मान लें। अब ये आया कैसे, ज़रा इसको देखें, कलर चेंज करें। बॉब यहाँ से यहाँ लोएस्ट पोजीशन पे आया, इसका इतना हाइट फॉल हुआ, तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो मैं बोलूँगा कि इसके हिसाब से ये पूरा L है, ये एंगल थीटा के हिसाब से हो जाएगा L cos थीटा, ये पूरा L है, ये L cos थीटा है, समझ गए होंगे। ये H कितना होगा, H हो जाएगा मेरा L माइनस L cos थीटा। अब सीधे बोलोगे लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक, तो गेन इन काइनेटिक के हिसाब से हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। आगे जगह लेते हैं थोड़ी सी, h को रखूंगा मैं L माइनस L cos थीटा, ठीक है। इतना करने के लिए जगह आगे बढ़ाएं थोड़ी सी। मेरे पास एक्सट्रीम पे तो ये था, कलर चेंज कर ले, एक्सट्रीम पर मेरा ये था g sin थीटा। अब मेरे को लोएस्ट पोजीशन में निकालना है,
मेरे यहाँ से आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन एल इजिकल टू, ये कैसे निकलेगा, आपको मिल गया गेन इन काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू एम जी एच, बस पेन चलाते जाओ, एल माइनस एल कॉस थीटा, एम जी एल बाहर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, 2 उधर ले जाता हूँ, एल इधर ले आता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन एल, ये अपने को तैयार करना है वी स्क्वायर अपॉन एल, इसलिए इसको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया, एल हट गया यहाँ से, ये बन गया मेरा ए सेंट्रीपिटल लोएस्ट पोजीशन पर 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरा दूसरा आ गया लोएस्ट पोजीशन पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2g 1 माइनस कॉस थीटा। वहाँ क्वेश्चन आएगा तो इतना करना नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, सब स्टैंडर्ड चल रही बात, एक एक्सट्रीम पोजीशन एक लोएस्ट पोजीशन, दोनों को बराबर करना एक्सेलरेशन कंडीशन से, ए सी पी इज इक्वल टू ए ई पी, लोएस्ट पोजीशन पे 2g, चलने दो पेन, कहीं घबराना नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री हल्की सी दिख रही है अपने को, g साइन थीटा, g से g गया, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट में रखना, ये 2 से 2 काट दिया, और इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2, अब दिख रहा होगा कि धीरे धीरे अपनी चीज सॉल्व होती जा रही है, 1 साइन थीटा बाई 2 से ये गया, 1 2 से ये 2 गया, इधर रह गया 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan थीटा बाई 2 उधर जाके 1 बाई 2, यानी कि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक तो कहीं भी आपको लगे बारी बारी क्या आ रहा है तो हंसा चेहरा बना लो ताकि आप आगे बढ़ते जाओ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू वो कंडीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगल क्या होना चाहिए 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 बाई 2, ये आपका जवाब हो गया स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन के लिए आप रिजल्ट को रखो MTR, वहाँ अगर क्वेश्चन आता है पीछे चले वापस से जरा, तो सीधा आपका जवाब स्टैंडर्ड है। ये स्टेप केवल 2 थे इसके अंदर, एक्सट्रीम पोजीशन और ये लोएस्ट पोजीशन मीन पोजीशन पर कौन सा एक्सेलरेशन होंगे, हल्का सा रिकॉल करें, टी बैलेंस करा mg कॉस थीटा को, तो यहाँ जो रह गया mg साइन थीटा, हटाओ उसमें से m, तो g साइन थीटा, ये तो हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पर कैसा होगा, t माइनस एम जी इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, नेट फोर्स t माइनस एम जी इजिकल टू एम ए, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल में ए क्या बन गया वी स्क्वायर अपॉन एल, उसको निकालना है मेरे को। अब वो रह गई केवल हल्की सी बात कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, लॉस इन बॉब यहाँ से आया, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, तो h हाइट से गिरा तो एम जी एच को निकाला मैंने, यहाँ पे हल्का सा ये l है, ये l cos थीटा, ये पूरा l माइनस l cos थीटा दैट इज h, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच को रखना है मुझे l माइनस l cos थीटा, और आगे मैंने इसको बढ़ाया तो आप देख लो वहीं से स्टार्ट हो गया, करते गए ये आ गया लोएस्ट पोजीशन पे, वो था आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों को बराबर किया, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया और फाइनली जवाब आ गया स्टैंडर्ड MTR। तो बच्चों ये था तैयार मामला आपका सर्कुलर मोशन। अब आगे बढ़ेंगे अपन रोटेशनल मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको जो मालूम उससे पे चेक कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। बस देखो, सॉलिड सिलेंडर ऑन एक्सिस, मन में बोला m और r मानते हुए, अगर इसने m और r बोल रखा है, यस रेडियस r लेंथ l, तो mr स्क्वायर बाई 2, सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस पासिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन परपेंडिकुलर लेंथ, समझ गए ये वाला। अगर लेंथ इसकी l है, रेडियस अपन r मानी है, तो ये होता है कितना, m l स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 4, कर लीजिए सॉल्व, l r का रिलेशन निकालना है, m से m गया, r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 12, ये हो गया l स्क्वायर बाई 12 r स्क्वायर बाई 4, 4 दिया ये, l इज इक्वल टू √3r। स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू के एग्जाम में कई बार आया है। प्रैक्टिस चल रही है MI के, इसलिए ABC चल रहा है। 3 रिंग्स ईच ऑफ मास को दिखा रखा है P, रेडियस ये ठीक है। मैंने कहा ब्रैकेट का ध्यान रखना, रिंग है शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट बाय एक्सिस, कटाक से बोलिए, इसके लिए हो गया टेंजेंशियल, इसके लिए हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया इसका डायमीटर। तो अगर मैं बस मन में बोलूँ, अगर ये जवाब होता है मेरा mr स्क्वायर, तो ये होता है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी कि 3/2 mr स्क्वायर, ये हो गया 3/2, ये भी हो गया 3/2,
3/2 3/2 1.5 3 3 एम आर स्क्वायर इन दोनों का हो गया। इसको क्या बोलोगे, ये हमारा है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 और आधा 3.5। बात समझ में आई नहीं आई, यानी कि 7/2 मल्टीपल आना चाहिए। खत्म, मेरा क्वेश्चन तो हो गया। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ मुंह जवान, इसको आपको देखना है ताकि आप वहाँ पे एग्जाम में से कर सकें। बस मन में चलना चाहिए, हमको मालूम है कि एम आर स्क्वायर है, बाकी मल्टीपल चल रहा है क्या, और एम की जगह पी है और पी आर की जगह क्यू रख देंगे बाद में अपन, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपल क्या चल रहा है, तो मुझे मालूम है ये है 1 एम आर स्क्वायर, ये है आधा एम आर स्क्वायर, आधा प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर, ऐसे 2 का भी 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 प्लस 3/2 1.5 3, तो इन दोनों का तो हो गया 3। ये कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि आधा, 3 प्लस आधा 3.5, 3.5 मतलब 7/2। दो थ्योरम आपके ज़्यादा काम करती है। एक थ्योरम में जहाँ पे लेमिना कुछ भी हो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी शिफ्ट करने वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ज़रा देखिए इस बार कैसा है, ध्यान से, एक्स एंड जेड प्लेन ऑफ डिस्क आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स और जेड प्लेन है, यानी कि वाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बच्चे इसको रट लेते हैं खटाक से, एक्स वाई माना, वो माना, जोड़ देते हैं। देखें क्या दे रखा है, एक्स जेड के लिए और वाई क्या है, परपेंडिकुलर। आगे चलें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, वाई कौन, परपेंडिकुलर, यानी वो 40 है और एक्स कितना है, 30 है। इसका मतलब आप समझ गए, 40 - 30 क्या होगा, रिमेनिंग किसके लिए हो जाएगा, जेड के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर है उसका प्लेन एक्स जेड है। अगर ये एक्स है और ये जेड है तो ये क्या है, ये वाई है। तो यहाँ पे आपका चल रहा आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आपको क्वेश्चन में एक्स का दे रखा है, आपको क्वेश्चन में y का दे रखा है, आपसे z का पूछा है। अधिक बच्चे क्या करते हैं, 30 + 40 70, कहे तो स्क्वायर एंड रूट कर दे 50। ढंग से देखना था, x वो तो है लेमिना के प्लेन में, जो भी लेमिना है, और एक इसके है परपेंडिकुलर, यानी ये दे रखी 40, ये दे रखी 30, तो आपका आई जेड क्या होगा, 40 - 30 यानी कि 10। भूल कर भी ये नहीं कि स्क्वायर एंड रूट कर दिया, 50 पे टिक कर दिया, जोड़ दिया, 70 कर दिया, नो, जल्दी का काम गलती, सिली मिस्टेक, लेने के देने पड़ जाएंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लेमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास इज 20। अब आप खटा के फास्ट चलोगे, बस मन में रखना, अगर इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूं तो ये कितना होता है, बोलिए एम स्क्वायर बाई 6, एम स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 20। यूँ कह दो कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 120 हो गया। अब आपको बस मल्टीपल देखना है, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि एम स्क्वायर बाई 12। इसको हम यहाँ से शिफ्ट करें। अब कौन सी एक्सिस पूछिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टचिंग इस साइड इन द प्लेन ऑफ लेमिना, यानी आपसे इस एक्सिस के लिए पूछा है। इस एक्सिस को मैं शिफ्ट करूंगा तो आपको मालूम है ये a/2 से शिफ्ट होगा, तो मेरी इस एक्सिस का जवाब हो जाएगा I इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 12 प्लस, या सीधा इसको बोलो एम स्क्वायर बाई 4, 12 एलसीएम लिया, 4 × 12 एम स्क्वायर, 4/12 एम स्क्वायर बाई 3। एम स्क्वायर वाली कितनी, 120, तो 120/3 यानी कि 40। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सिस है। वापस देखना, ये क्या होता है, एम स्क्वायर बाई 6, तो ये क्या होगा, आधा, एम स्क्वायर बाई 12। यहाँ से शिफ्ट करना a/2 का स्क्वायर, एम स्क्वायर बाई 4, एम स्क्वायर बाई 12 प्लस एम स्क्वायर बाई 4, एम स्क्वायर बाई 3। कभी भी आपको लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको बना लिया मैंने 3 m²/12, तो 4 m²/12 यानी m²/3, और एलसीएम लेके करोगे तो 1 + 3 4/12 m², और 4/12 m² का मतलब m²/3। छोटे छोटे से टाइनी क्वेश्चन। रेडियस ऑफ गायरेशन, एक बार क्वेश्चन आया था उसमें करेक्शन हुआ था। कभी भी आपका आ जाए तो आपको देखना डेटा क्या आ रहा है, डिजिट क्या आ रहा है, वो देखना है। फिर स्क्वायर ऑफ रेडिएशन का रेशो हो कि किसका भी हो। फिलहाल कलर चेंज करें। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, डिस्क का टेंजेंशियल एक्सिस के हिसाब से आपको मालूम है डिस्क के लिए ये होता है mr²/2, तो ये होता है mr²/4 प्लस mr², 4 1/4 प्लस 1 5/4 mr²। ये तो हो गया डिस्क का। अभी हमसे बोला डिस्क के लिए सेम रेडियस
हमको मास से मतलब नहीं, इसको लिख दिया मैंने एम के स्क्वायर, डिस्क के लिए एम के डी। आपको मालूम है कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू लिख दिया एम के स्क्वायर, ये के यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन है, डिस्क की बात हो गई। अब आ जाइए रिंग, पहले डिस्क है बाद में रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। अगर ये यहाँ पे होती डिस्क की जगह रिंग, तो आपको मालूम है रिंग का ये कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई, सॉरी एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर। रेडियस बराबर दे रखिए एम डिस्क के रिंग, तो लिखने में से लिख रहे हो तो रेशियो दिख रहा क्या है, कटाक से डिवाइड करिए। आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ के डी स्क्वायर तो ये हो जाएगा मेरा एम डी गया 5/4, और यहाँ से लिखूँ के आर स्क्वायर रिंग के लिए तो के आर स्क्वायर हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर। तो अपने आप वो एम जो अलग अलग है तो वो हट जाएगा, ठीक है। ये रिंग ऊपर 2 दूनी 4 तो 5/6 दैट इज के डी स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, और अंडर रूट करेंगे तो रूट 5/6 पूरे पे आ जाएगा। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते थे, अंडर रूट तो करना होगा इसलिए ये तो बिल्कुल फेल हो गए। अब देखना अंडर रूट में क्या आता है, तो जैसे आपकी 5/4 3/2 उससे दिख जाएगा आपको, 4 ऑप्शन से, खास बात नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे आ जाए तो बस ये देखना कौन से एक्सिस के अबाउट पूछा है। थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैज मास एम रेडियस आर, डिस्क आर बाई कट ऑफ है शोन। अब आपको मालूम है मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी में रो लिख देता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम इंटू। अब जब तक वही मटेरियल थिकनेस के हिसाब से और टी के हिसाब से तो हो गया सेम, मटेरियल सेम टी सेम, तो इसका मतलब पाई एक फैक्टर तो एम इज प्रोपोर्शनल टू गया आर स्क्वायर। अगर आप r/2 निकालोगे तो r²/4 के हिसाब से वो मास हो जाएगा जो निकला है m/4। तो अगर डिस्क का m है तो जो पार्ट कट हुआ है उसका m/4 है। फुल डिस्क इसमें से हो गया कट, रिमाइंडर क्या रह गया। अब आपका एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का भी इंपॉर्टेंट है। अभी सेंटर ऑफ मास की तो जरूरत पड़ेगी जब आपको सेंटर ऑफ मास के हिसाब से किस एक्सिस के लिए पूछा, देखे जरा। अबाउट एन एक्सिस क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, यानी जो पार्ट निकले उसके बाद रिमेनिंग डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, इसका मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की भी जरूरत नहीं, सीधा फटाफट से कर सकते हो। अब इतना सा बोलोगे इस एक्सिस के अबाउट फुल का कितना है और जो कट गया उसका कितना है, तो मैं इतना सा बोलूँगा फुल का जवाब खटाक से बोलिए। जो आपको मालूम है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई क्या होता है 2, नंबर 1। कट का कितना है जो ले गया, तो आपको मालूम है ये जो है, बस मन में बोलना है इसका मास कितना है, जो पार्ट कट हुआ m/4, रेडियस कितनी है r/2, और यहां से इसको शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते हुए मन में बोलना ICM प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस को मैं d लिख देता हूं अभी हाल। ICM कितना हो गया, इसका मास इसका m/4, रेडियस इसकी r/2, तो ब्रैकेट बनाते हुए m r स्क्वायर बाई बोलिए कितना 2, m की जगह m/4 और r की जगह r/2, ध्यान से करना है, प्लस m/4 और d कितना r/2 का स्क्वायर, r²/4। अब जोड़ते जाइए, यहाँ पे 4 चौक 16 दूनी 32, तो mr² अपॉन 32 प्लस mr² अपॉन 16, 16 दूनी तो ये हो गया मेरा 2 और 3, 3/32 mr²। अब मेरे दो चीज़ आ गई है, फुल का इस एक्सेस का अबाउट सीधा mr²/2 और जो पार्ट कट हुआ उसका इसका अबाउट 3/32 mr²। तो रिमेनिंग का क्या रह गया, सीधा सा जवाब, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूं। रिमेनिंग का इस एक्सेस का अबाउट क्या रह गया, आई फुल इसके अबाउट माइनस आई कट इसी के अबाउट, एक्सेस वही है। रिमेनिंग का ओ से पास होने वाले एक्सेस के लिए, फुल का या पूरी डिस्क का उसका ओके अबाउट, और कट का इसके अबाउट। आपके पास ये जवाब है mr²/2 और ये है 3/32 mr², रख दीजिए। mr²/2
माइनस 3/32 mr स्क्वायर। एलसीएम लिया 32, 16 माइनस 3, 13/32, 13/32। ये पूरे फिजिक्स में कोई भी वेक्टर हो कि स्केलर हो या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर हो, आपको कभी भी क्वेश्चन में रिमेनिंग का पूछें, कोई भी चीज पूछें, आप उसको x फुल माइनस x जो गया डिडक्ट हुआ कट हुआ इज इक्वल टू क्वेश्चन जो पूछा x रिमाइंडर। अभी कुछ भी चीज हो, फुल का क्या था, कट कितना ले गया, रिमेनिंग का क्या रह गया, आप कर सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, टाइम लेता, लेकिन वो आपके लिए कभी नहीं आएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें कि पहले इसका आप सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास मतलब रिमेनिंग जो डिस्क रह गई है जिसमें से पार्टिकल गया r/2 रेडियस का, उसके लिए फुल डिस्क का कितना होगा, जो कट उसका कितना होगा। फिर आपसे पूछेंगे वो ओ से पास होने एक्सचेंज नहीं होगी, ये जो बॉडी रह गई रिमेनिंग डिस्क के बाद उसका जो CM है वहाँ से पास होने एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो अलग चीज़ हो जाएगी। इधर को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ CM होगा रिमेनिंग का, ये पार्ट कट हो चुका है। अभी क्वेश्चन ये नहीं है, अगर होता तो आपको इसके अबाउट निकालना पड़ता। अब इसके अबाउट क्या बोलोगे, फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, वो लगभग r/6 आता है। नो डाउट इधर पार्ट कट हुआ, इधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, वो जवाब भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड r/6। अब आपको ये डिस्टेंस मालूम है r/6 O से CM की, तो आपको पूरी डिस्क का इसका अबाउट निकालना होगा, माइनस जो कट हुआ उसका इसका अबाउट निकालना होगा, डिफरेंस कर दो तो वो भी हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपनी हर तरह के लेवल की प्रैक्टिस हो गई। मास m is supported by massless string wound around a uniform hollow cylinder. hollow cylinder मतलब इसका क्रॉस सेक्शन काम कर रहा है रिंग की तरह। ऑफ मास m रेडियस r, if the string does not slip on the cylinder, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो इसका है। अगर इसके लिए बोलूँ तो मेरे को खटाक से दिख रहा है, अगर इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे टेंजेंशियल के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ मैं mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। नंबर 1, ये मेरे इस ब्लॉक की बात हो गई। सेकेंड और लगा दिया आपने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो AT बराबर कौन A है, और AT कौन होता है अल्फा आर, ये आप जानते हो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अल्फा आर इज इक्वल टू A। अब अल्फा का मतलब मुझे टॉर्क पे जाना है, तो ये जो टेंशन है ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क देगा, तो टॉर्क के हिसाब से टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। कौन दे रहा है टेंशन, कितने पर, r डिस्टेंस पर। I अभी कहा था रिंग की तरह mr स्क्वायर, बस पेन चलने दो। अल्फा को लिख दिया मैंने यहाँ से A/r, पहले अल्फा लिख देता हूँ, अब आराम से पेन चलने दीजिए, t इंटू आर, यहाँ से एक r गया, एक और r यहाँ से गया, तो t इज इक्वल टू ma हो गया। ये नंबर 2, उठा के 2 को 1 में रख दो, तो mg माइनस टी की जगह ma इज इक्वल टू ma, यानी कि 2ma इज इक्वल टू mg। हंसता हुआ चेहरा रखिए हमेशा, क्योंकि आपका पास पेन का काम चल रहा है। a बराबर g/2। 2 स्टेप की बात है, यहाँ ट्रांसलेशन मोशन और यहाँ रोटेशनल मोशन। इधर आपका न्यूटन सेकंड लॉ mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ACM। लेकिन ये जो लाइन बोली है डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास के साथ एक्सेलरेशन होगा m ब्लॉक का, वो हर जगह स्ट्रिंग पर होगा। वो यहाँ पे A टेंजेंशियल है, तो A टेंजेंशियल इज इक्वल टू A, लेकिन A क्या T होता है अल्फा आर। तो यहीं से मेरा दोनों का कनेक्शन हो गया, एक यहाँ लगा है सेकंड लॉ, एक यहाँ लगा है सेकंड लॉ, यहाँ ट्रांसलेशन का, यहाँ रोटेशनल का, दैट्स ऑल। ये टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, रोटेशन का सेकंड लॉ, और ये नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ट्रांसलेशन का सेकंड लॉ। तो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी बने बस ध्यान से करना है। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म हॉलो की जगह सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो ये क्या हो जाता, डिस्क की तरह हो जाता। डिस्क की तरह मतलब फिर mr²/2 होता। बस यहाँ जहाँ लिखा था I mr², वहाँ लिखते हैं mr²/2। ये ध्यान रखना मत, ये नहीं बस ध्यान रखा वो तो हॉलो सिलेंडर ही होता है हमेशा। तो डिस्क के हिसाब से यहाँ अगर सॉलिड लिख दें तो वो काम करेगा किसका, डिस्क का काम करेगा। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिस्क के हिसाब से हो जाएगा mr²/2। तो उसके हिसाब से करके देख सकते हो, चेंज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। रोड ऑफ लेंथ इज हिंज एट वन एंड, जैसा बोले वैसा कर लीजिए, हिंज एट वन एंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रिलीज, ठीक है साहब, इसको हॉरिजॉन्टल लिया और रिलीज किया तो खटाक से बस आप इसके साथ घूम जाइए। और क्या है, ये इसका वेट mg, ये इसके लिए डिस्टेंस l/2, ये इस एक्सेस के हिसाब से इसको देगा
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप फटाक से बोल सकते हो इस समय इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, इसको मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्सेस आई, हमको मालूम इसका क्या होता है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से mg/scm इज इक्वल टू गेन इन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कर लीजिए, ओमेगा आपसे पूछा, आई को लिख दिया मैंने, एंड के लिए ml²/3 पेन चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg/scm कितना रहा है L/2। जब ये वर्टिकल हो जाएगा, ये कितने से गिर जाएगा सेंटर ऑफ मास, L/2 से। ये सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था वो कितना गिर गया, L/2 से। कर दीजिए, m से m गया, ओके 2 से 2 गया, यानी कुल मिलाकर ओमेगा स्क्वायर एक नीचे आ जाएगा 3g/L, तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो दिख गया आंसर कि अपने को फैक्टर में क्या है, ये हटाओ हटाओ हटाओ, अंडर तो आना ही है, 3g/L। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे आया है, जैसे ही बस क्वेश्चन को पढ़ा मुस्कुराते और ये तो वही है, तो आप फटाक से कर सकते हो। और बस अंदर सोचना है आई ml²/3, तो 3 आना ही है, किसी ऑप्शन में 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो मैं क्यों करूँ, तो कर लो। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सेम मास, इंक्लाइन प्लेन, सेम, मन में आ रहा होगा एक चीज़ होती है k²/r², बस वो आपको मालूम है, अगर रिंग हो तो 1, डिस्क हो तो 1/2, अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो 1/2, हॉलो सिलेंडर हो तो 1। यूँ कह दीजिए, रिंग के लिए, थिन सिलेंडर के लिए 1, k²/r², और अगर डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए 1/2। अब करिए आराम से। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, क्या होता है 2/5, अगर हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल होता तो 2/3, तो बस के लिए वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ये पूरा खेल इसमें चलता है, k²/r²। सेम लीनियर वेलोसिटी बोथ और विदाउट स्लिपिंग। अब आप इतने से बोलिए, ये जो इसकी एनर्जी है हाफ mv², थॉट इतना से बोलना है, कुल मिलाकर दोनों एनर्जी है इसके अंदर, वो यहाँ कन्वर्ट हो गई mgh। तो मैं इतना सिंपल फॉर्म में बोल सकता हूँ mgh इज इक्वल टू हाफ mv², 1 + k²/r²। ये मेरा थॉट हो गया। अब एक बार ये स्फीयर है और एक बार ये सिलेंडर है। कौन सा वाला सिलेंडर, कैसा है, सॉलिड। मैं जब इसको रेशियो करूँगा तो मुझे मालूम है रेशियो के अंदर ऊपर नीचे के हिसाब से, क्योंकि इनमें सेम रेडियस सेम मास है, तो एक यहाँ पे पहले चल रहा है कौन, स्फीयर, बाद में कौन, सिलेंडर। ये मैं लिख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ये कैंसिल होनी है, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर दे रखी शुरू में। 1 प्लस एक बार आपको रखना है स्फीयर का और एक बार रखना है किसका, सिलेंडर का रखना है। बस केवल खेल रह गया जो उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। तो डिवाइड करते ही सब कैंसिल होगा, केवल रह जाएगा क्या, ये रेशियो जो चाहिए h स्फेरिकल/s सिलेंडर, इधर रह जाएगा 1 + 2/5, 1 + 1/2, 7/5/3/2, 7 दूनी 14, 5 तिया 15। ऊपर आपका है सॉलिड स्फीयर और नीचे आपके पास है सॉलिड सिलेंडर। अगर केवल स्फीयर बोलें, केवल सिलेंडर बोलें, नहीं बोले कि सॉलिड की आपके लिए स्फेरिकल शेल है कि थिन सिलेंडर है, आप उसको सॉलिड मान के चलेंगे, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता, ये वर्ड नहीं होता, तो भी आप इसको मान के चलते, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। हमेशा अपने को सॉलिड, क्वेश्चन को भी सॉलिड मानो, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन अब इसमें घुमा सकते हैं। अगर ये ट्रैक स्मूथ कर दिया जाए, और ऐसा क्वेश्चन इस बार जनवरी के जेईई मेंस में आया था, इस क्वेश्चन को मैंने रखा है, अगर ये स्मूथ कर दिया जाए तो स्मूथ जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, जो भी कन्वर्ट होगी वो ट्रांसलेशन होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो उसी का क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार एनटीए का जो जनवरी में जेईई मेंस का बच्चों को हुआ था, उसमें अपन ने क्लेम भी किया था। तो थॉट के हिसाब से वहाँ पे ध्यान से करना, ये नहीं इसको रट लिया जब भी कोई डायग्राम आ गया। आपको देखना अगर ये स्मूथ है तो फिर ये केवल हाफ mv² = mgh होता, लेकिन अगर अभी अपने केस में रफ है तो पूरी एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, mgh में। इसलिए इसका एक्शन और लेते हैं। ये तो आपका जवाब स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो इस बार आया था जेईई मेंस में, फर्स्ट वाला जो जनवरी राउंड था, यहाँ तक कोई दिक्कत, रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v,
इट देन मूव्स ऑफ एन इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है। अब ये स्मूथ सरफेस है भाई, यहाँ म्यू 0 है, स्मूथ है और लिख भी देता हूँ। इसका मतलब केवल यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब फ्रिक्शन नहीं है तो कोई इसके रोटेशन मोशन रिटार्ड नहीं कर सकता। एज इट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो आपका जवाब होगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। वो कुछ भी हो, सीधे वी स्क्वायर अपॉन 2g। बच्चों ने अधिकतर ने इसको 1 प्लस वो करा, 3/4 करा, गलत, क्योंकि यहाँ पर स्मूथ है, रफ नहीं है, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन 2g। h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रटना नहीं है। रटने की पढ़ाई अंधी पढ़ाई और शामत आई। ये आर कैपिटल लिख सकते हो, इज इक्वल टू पोटेंशियल एम जी एच। ये कब लगेगा? जब सरफेस यहां पर रफ हो। अगर स्मूथ हो तो रोटेशनल पार्ट चेंज नहीं होगा, पूरा ट्रांसलेशन जो है वही कन्वर्ट होगा किसमें? एम जी एच में। A body of mass 5 kg m with uniform speed 3√2। जब भी ऐसे आपको रेडिकल के अंदर डेटा देते, इसका मतलब आगे जाके आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। अगर आपने इसको लिया और कैलकुलेशन आपकी आसान नहीं हो रही, इसका मतलब आप कुछ गलत चल रहे हो, तो ये आपका एक इंडिकेशन है। ये शुरू में जानबूझ के ऐसे देते हैं, लेकिन बाद में कैलकुलेशन को आसान करते हैं। ठीक है साहब, ये v हो गया। एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू अब आपको मालूम एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब मुझे देखना है एम बी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी उससे, एक्सेस से, ये हो जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम एल। ये डिस्टेंस निकालनी डी। ऑरिजिन से जो पार्टिकल चल रहा है इसके अलोंग, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ये नॉर्मल डिस्टेंस क्या होगी? ये फॉर्मूला आपके मैथ्स के हिसाब से आता है। मैं इसको अगर डिस्टेंस बोलूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको लिख देता हूँ, तो ये मेरी यहाँ से इक्वेशन से मिलेगा y इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूँ इसको, यहाँ पे कांस्टेंट है, शायद आपको ध्यान आ जाए, फॉर्मूला ऐसा होता है, अंडर रूट कर देता हूँ, -4, इसके जो भी मल्टीपल अगर a और b होते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये मॉड कर दिया मैंने ताकि पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे समय यहाँ पर ये तो हो गया, मॉड हटा के 4, और ये a1 b1 1 1 1 + 1 √2, ऊपर हो जाएगा 2 2 2 √2। तो केवल ये मैथमेटिक्स की बात थी। ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कभी पूछे जाए डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगी परपेंडिकुलर, तो आप इसको बोलेंगे मॉड में प्लस माइनस सी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। मेरे इस केस में ये प्लस माइनस सी में -4 हुआ, और a और b क्या हुए? ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 1 1 + 1 √2। अब कर लीजिए इसको, m इंटू वी, m कितना है 5 kg, v कितना है 3√2, और d कितना आया 2√2। देखा आया √2 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 यूनिट्स, जो भी यूनिट होती है दिक्कत नहीं। केवल एक मैथमेटिक्स का थॉट इंपॉर्टेंट है कि किसी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ऑरिजिन से उसकी ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, जो डिस्टेंस कहलाती है, कैसी डिस्टेंस? नॉर्मल डिस्टेंस, या कह दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है, ये हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। और एक शुरू में बोला था, डेटा अगर आपका अंडर रूट में चल रहा है और अगर बाद में फ्री नहीं हो रहा है, इसका अगर कहीं आपका आगे कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाए, जबकि देखो आसान हुई 2√2 आते ही, यानी आप सही चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन कुछ भी हो। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आइस ऑन पोलर कैप्स लाइकली टू मेल्ट। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए, बस इसको आप देखो। इस समय सबसे पहली बात, ये अपने आप चीज़ हो रही है, इसका मतलब जो अपनी एक्सेस पे रोटेशन है उसमें एंगुलर मोमेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब अपने कुछ थॉट बना लीजिए आप, जैसे ही ये मेल्ट होगा तो इक्वेटर पे आएगा, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है एक्सेस से, यानी कि मास दूर हो रहा है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी टी इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ओमेगा। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो टी बढ़ रहा है। और आगे आ जाइए, अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिख देता हूं, तो आप इसको लिखते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मुझे मालूम है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो गया आई ओमेगा होल स्क्वायर क्या बन गया, नीचे 1/2 आई ओमेगा मतलब एल, तो एल स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आई ढंग से लिखना। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ, एल तो कांस्टेंट है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। अगर आई बढ़ रहा है तो ये एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने अपने क्वेश्चन को अभी नहीं करा कि क्या क्या ऑप्शन है, मैंने जो जो सकता सब बना लिया। बस स्टार्ट यहाँ से हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट अर्थ क्या करती, स्पिन रोटेशन। तो आई ओमेगा कांस्टेंट, मास जो भी यहाँ पे पोल के हिसाब से आइस पिघला तो इक्वेटर पे जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। ओमेगा क्या हुआ, कम, टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा से, तो टी बढ़ा, तो उसके हिसाब से वो हमने देखा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको बना लिया आई ओमेगा होल स्क्वायर करने के लिए ऊपर से आई से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा जवाब आ गया। अब हम आराम से कर सकते हैं। डिक्रीज गलत, लेंथ ऑफ डे शेल डिक्रीज, लेंथ ऑफ डे क्या हो रहा है, टी बढ़ रहा है, ये गलत। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शेल डिक्रीज, ओके ये सही है। मोमेंट ऑफ, ये तो कंजर्व है, इसका तो अभी तो आपका सीधा आंसर ये हो गया। इसी में अगर रोटेशनल के सबको लाना हो तो इसको ABCD बना लेते तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता कि इसमें कौन सी इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन थियोरेटिकल था, लेकिन आप देखा यहाँ लगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कभी क्वेश्चन आपके पास कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, उनको आपने कॉमन एक्सिस से जोड़ दिया, कोई बाहर से एक्शन एजेंट नहीं है, वहाँ पे उस एक्सिस का टॉर्क क्या होगा, एब्सेंट होगा। जहाँ टॉर्क एब्सेंट होगा तो इसका मतलब वहाँ रहेगा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के इस बार आने की पूरी उम्मीद है। ये तो थियोरेटिकल था, एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको बस सिस्टम के लिए एक्सिस पकड़नी है। यहाँ तो उसका साइंस ऑफ रोटेशन भी पकड़ना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज पहले घूम रहा था, बाद में भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एक एक्सियल वेक्टर है। इसलिए आपको यहाँ पर सिस्टम के इनिशियल क्या था, एंगुलर मोमेंटम कितना था, बाद में कितना था। आपको इस पर कभी पूछे अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती है तो उसमें लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पूछा जाए तो बस इंपॉर्टेंट है सबसे पहले एक्सिस रोटेशन क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इस बार रोटेशन से आ रहा है, इंपॉर्टेंट कर लेना। एक क्वेश्चन आपका इस बार इससे पक्का आ रहा है, पक्का रोटेशन से। बॉडी कोई से भी हो, टू डेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी सीधा I1 I2 दे दिया, इसलिए अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ही नहीं कि उनका mr²/2 होता है, क्या होता है, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, नॉर्मल प्लेन, रोटेटिंग एंगुलर स्पीड, यहाँ तक हो गया। दोनों अलग अलग रोटेट कर रहे हैं, अपने इस एक्सिस के लिए रोटेट कर रहे हैं अलग अलग। अब अलग अलग रोटेट कर रहे हैं, इनको आपने ऐसे कर दिया तो ये एक्सिस जो थी दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो कोई भी फोर्स इसी एक्सिस के अबाउट अगर आप कर रहे हो, कोई बाहर से अप्लाई भी कर रहे हो, तो इसी से उसकी लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, इसका हमेशा इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे टॉर्क जीरो होगा इसका मतलब होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपने बस बात पकड़ ली। अब आपको केवल पेन चलाना है, मतलब थॉट आ गया, इसको लिखने में कुछ भी नहीं है। अब देखना एक्सिस के अबाउट बॉडी का नीचे का डिस्क था और अभी तो I1 I2 दे ही रखे हैं, तो पहले मेरे पास L इनिशियल कितना हुआ, L1 + L2, बस 1 1 कर दो, IL खत्म, नंबर 1। L फाइनल क्या होगा, दोनों कॉमन कर दिया तो I1 + I2, वही कॉमन हो गया, सी अप्लाई कर दो। रफ स्पेस भी अपन को बचाना है, L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल। अगर सीधे ओमेगा पूछते तो यहाँ से दिख रहा है क्योंकि I1 I2 और ओमेगा 1 ओमेगा 2 दे रखे हैं आपको। तो यहाँ से मेरा ओमेगा सी आ गया। एकदम शुरू में नहीं रखनी चाहिए वैल्यू, जब खुद करते इसको अपन स्टेप बचा भी सकते हैं। 4 10, 4 × 10 40, ढंग से करना। 2 × 4 8, प्लस I1 + I2 4 + 2, ऊपर हो गया 40 + 8 48/6 यानी कि 8 रेडियन पर सेकेंड। अभी यूनिट से मतलब नहीं, पूछा क्या है, यहां तक तो हो गया था। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा तो आ ही गया, अब लॉस निकालना है, इसका मतलब हमको आगे बढ़ना होगा। इनिशियल कितनी एनर्जी रोटेशनल सिस्टम की, तो दोनों की अलग अलग बोलो, K1 + K2। मन में फॉर्मूला हाफ I1 ω1² हाफ
I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, कर ही लो सॉल्व, हाफ कॉमन ले लीजिए, I1 4 10 का स्क्वायर 100, I2 2 4 का स्क्वायर 16, कितनी हो गई 400 प्लस 16 दूनी 32, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12, इसका मतलब शुरू में एनर्जी हो गई 216 जूल। अब आ जाइए फाइनल कितनी रोटेशनल, तो हमको मालूम है इस समय दोनों का ओमेगा कॉमन है, तो I1 प्लस I2, फॉर्मूला बेसिक वही चल रहा है, ओमेगा सी स्क्वायर, ओमेगा सी कितना आया था 8 रेडियन पर सेकेंड, बस फॉर्मूला बनता जा रहा है। I1 प्लस I2 कितना है 4 और 2 6, ओमेगा सी कितना 8 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ मेरा हो गया 1/2 6 इंटू 64, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 192 जूल, ये हो गया मेरा फाइनल। इसका मतलब लॉस पूछ रहे हैं तो 216 माइनस 192, 16 इधर का 8 यानी कि 24, फिर भी अपन कर ले लॉस कितना होगा, तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ से 216 माइनस 192 यानी कि 24 जूल, ये आपका जवाब हो गया। थॉट सीधा सा है, केवल बाकी पेन चल रहा था। एक आपका सबसे सदाबहार तरीका जो आपको दिखा कि एक्सेस जब दोनों को मिला दिया हमने, एक एक्सेस मिलाने में कुछ भी यहाँ पे हमने प्रोसेस किया वो एक्सेस के अबाउट ही उसकी लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, तो टॉर्क हमेशा क्या होगा 0, तो हो जाएगा कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम। बस उसके बाद इनिशियल कितना अलग अलग, बाद में कॉमन के हिसाब से ये एनर्जी इनिशियल कितनी अलग अलग, बेसिक फार्मूला मालूम है, बाद में कॉमन के हिसाब से तो I1 प्लस I2 ओमेगा सी स्क्वायर जो आपने निकाला था 1 2 से ओमेगा सी रख दीजिए, I1 I2 ओमेगा ओमेगा 2 ढंग से रख देना, आपको दिक्कत नहीं, और मुस्कुराते हुए सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अपने टाइम मिल गया, अब आपके क्वेश्चन इंतज़ार कर रहे हैं, यहीं पे बात ख़त्म करते हैं, इस खेल को बंद करते हैं। और आज का गुरु मंत्र, और अब तो लक्ष्य पास आ गया है, अब तो पूरी हिम्मत से हौसले से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिम्मत की कीमत होती है और वो मन की ताकत से मिलती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो मन की ताकत से ढंग से लड़ा नहीं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीत आपका इंतजार कर रही। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई प्यारे बच्चों, फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स, 5 मई नीट का एग्ज़ाम, आपका शो 2 से 5:20 निकल के आपके अंदर इच्छा होगी खटाखट स्कोर मालूम पड़ जाए, कट ऑफ मालूम पड़ जाए, सॉल्यूशन मालूम पड़ जाए, स्कोर मालूम पड़ जाए, उसके बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज, जो लगा तो सीक्वेंस होती है, तो 5 मई के शाम से वो बात आपके साथ चालू होने वाली है। तो 5 मई को मैं लाइव आपके साथ शाम को 6:30 बजे LN नीट चैनल पर सीधे पेपर को लाइव सॉल्व करूँगा। उसी सीक्वेंस में आगे आपके केमिस्ट्री और बायो के सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। उसी रात को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, और आपके हाथ खाली मुट्ठी नहीं बंद मुट्ठी है, जिसमें आपकी अपनी वो चाहत हकीकत में आ चुकी है। ठीक है, तो आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ, भूलना नहीं। 5 मई शाम को 6:30 बजे, ये केवल संभव LN पर है, क्योंकि LN है तो हर चीज़ मुमकिन है। कीप स्माइलिंग।